अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ द कोर beneath द मेंटल इज मेनली composed ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपीएससी 2009 का प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि कोर में कौन सा एलिमेंट है। इस क्वेश्चन को करने में अभी आप सक्षम हो जाएंगे। इसके बारे में और हम जान लेते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है? सी है, दैट इज आयरन। अब इसके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। यहाँ से एक मेंस का प्रश्न आता है इस क्लास से आपके। डिफाइन मेंटल प्लूम, एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है, और मेंटल प्लूम क्या होता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो आपके आइलैंड्स बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। सो दैट वॉज मेंस क्वेश्चन। अब हम जान रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। आपने देखा है, अगर हम अर्थ को ऐसे एक पीस जैसा इसका निकालें, जैसे हम केक काटते हैं ना, वैसे ही केक काट कर निकालें तो अंदर वाला जो पार्ट है अर्थ का, वो सबसे भीतरी पार्ट है इनर कोर। ठीक है, और उसके बाहर वाला पार्ट कौन सा है? आउटर कोर है। और फिर आता है आपका मेंटल, और फिर आता है आपका क्रस्ट। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा अर्थ का स्ट्रक्चर है। इसी को अगर हम खोलें तो आपका ये बनेगा। इसे ध्यान से देखिए, इसे अच्छे से आपको दिमाग में बिठाना है। आप अगर देखें तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ में से हमने ये वाला ऐसे काट कर बाहर निकाला है, जो कि ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि अर्थ की ये सारी लेयर्स आपको दिख रही है। ठीक है, सबसे भीतरी जो ये वाला पार्ट है उसे अगर हम देखें तो वो क्या है? यहाँ पर है, यहाँ तक। ये क्या है? आपका सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड मतलब ठोस रूप से आपको ये मिलेगा। और फिर ये बाहर वाला पार्ट, ये कोर से बाहर वाला ये वाला पार्ट, ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ तक। ये आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में। और फिर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है अगर, तो यहाँ तक इसे मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये मेंटल, यहाँ तक। ये वाला पार्ट जो है आपके मेंटल में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये मेंटल भी वैसे अपर मेंटल लोअर मेंटल में डिवाइडेड है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है कि ये हम मेंटल में ले लेते हैं, और इसमें क्या है आपका अपर मेंटल भी है और लोअर मेंटल भी आएगा। ठीक है, लोअर मेंटल यहाँ नीचे होगा और अपर मेंटल ऊपर होगा। फिलहाल आप इसको समझिए। इसके नीचे भी हमने और डायग्राम्स दिए हैं जिनमें आपको अपर एंड लोअर मेंटल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटल यहाँ तक है, और ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? आपका एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनो मीन्स क्या होता है? समथिंग वीक, वीक लेयर इसको कहेंगे। इसको ध्यान में रखना है आपका। जब हम वोल्केनोस पढ़ेंगे ना तो ये काम आएगा बहुत। एस्थेनोस्फेयर से मतलब क्या है? वीक लेयर है अर्थ की। ठीक है, तो ये है। अभी कंपोजिशन भी हमने देखना है। और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है यहाँ पर, ये आपकी क्या बना रही है? क्रस्ट बना रही है। ठीक है, ये लगभग आपको अंदाजे के लिए दिया है कि क्रस्ट आपकी 0 से 100 किलोमीटर तक नीचे हो सकती है। जैसे हमारी ये अर्थ है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप अर्थ में डिगिंग करते करते जाएंगे, और ये बीच में क्या है? कोर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट भी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते हैं कौन सी लेयर किस चीज़ की बनी है। यहाँ तक पहुँचना बहुत असंभव है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा है। अगर आप देखें तो आप यहाँ से जाएंगे, आप 1 किलोमीटर नीचे गए, 1 किलोमीटर नीचे ऐसे जाते हैं ना, तो 1 किलोमीटर पर ही आपका कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 किलोमीटर के अंतर में। ठीक है, तो जो डीप ड्रिलिंग भी हुई है वो आपकी कुछ ही किलोमीटर तक हो पाई है। जितना अर्थ का कोर है वहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। इवन एस्थेनोस्फेयर, मेंटल, यहाँ तक भी कोई नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो जो ऊपरी परत है उसको ध्यान में आपको रखना है। देखिए, ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्रस्ट भी आपका
क्या फॉर्म करती है, एक तो ओशियनिक सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, ये ओशंस दिख रहे होंगे आपको, और एक ये आपका क्या है, आपका कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट जहाँ पर आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, हिल्स भी मिलेंगी, और जहाँ पर हमारे घर होते हैं, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंटल एरिया है। तो क्रस्ट के ऊपर क्या हो सकता है, ओशन भी हो सकते हैं, और आपका जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो भी हो सकता है। जो ये वाला पार्ट है ये कॉन्टिनेंटल है, ये वाला पार्ट क्या है, ओशन का है, ठीक है। जब हमने क्रस्ट वाले को खोला है, ये क्रस्ट जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, ये वाली ब्लैक कलर की जो आपको इसमें दिख रही है, इसको खोला हमने, तो यहाँ से हमारी क्रस्ट स्टार्ट हो रही है ऊपर की तरफ, यहाँ से ये पूरा आपका क्रस्ट बनाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ ये लेयर स्टार्ट हो रही है। आप अगर देखें तो ओशंस के नीचे, क्योंकि ये ओशन है आपका, ओशन के नीचे ये वाली जो परत है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली परत, ये आपको बहुत कम थिक नज़र आ रही होगी। कम थिक मतलब 0 से 100 किलोमीटर हमने क्रस्ट को कहा है, तो हो सकता है ओशन की जो परत हो वो 10 से 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इतने तक ही आपका मिले, ठीक है, ये ओशन के नीचे वाली ये वाला पार्ट। जबकि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है ये आप देखेंगे यहाँ तक ये थिक है बहुत। कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय पार्ट आपका क्या है, थिक होता है, इसलिए हमने इसकी क्रस्ट की जो थिकनेस है उसको वेराई माना है। हर एक लेयर जो है ना वो वेराई करेगी थिकनेस के मामले में, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और आपका प्रेशर में भी वेरिएशन हो सकता है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका डेंसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ रही है, ध्यान रखना है इसे। डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, कोर की तरफ जाते जाते बढ़ रही है। हमने देखा है कि कोर आपका क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा है। अब हम इसका कंपोजिशन भी पढ़ लेंगे तो आपको और बेटर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और बतानी है मुझे यहाँ पर, जो ये सबसे ऊपरी लेयर है ना, कौन सी, ये एक तो आपकी क्रस्ट हो गई, और एक हो गई आपकी अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। जो मेंटल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसे, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है, और ये आपका है अपर मेंटल, और ये आपका क्या है, लोअर मेंटल। अगर ये ऐसा है ना, तो जो ये 2 लेयर्स हैं, क्रस्ट और अपर मेंटल, ये मिलकर आपका क्या बनाती है, लिथोस्फेयर बनाती है यहाँ तक, ठीक है। क्रस्ट मतलब सबसे ऊपरी पार्ट, और अपर मेंटल, ये दोनों मिलकर आपका लिथोस्फेयर हम इसे कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल, जो अभी तक हमने देखा था ना, पृथ्वी का जब उद्भव हुआ था, पृथ्वी जब बनी थी, उसके बाद में आपका क्या आया, लिथोस्फेयर आया था सबसे पहले, फिर उसके बाद वायुमंडल बना, यानी लिथोस्फेयर बना, उसके बाद एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद आपका हाइड्रोस्फेयर बना कहीं जाकर, ठीक है। फिर ओशंस में आपका क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनी थी, ठीक है। यही पार्ट जो है ये एनसीईआरटी में है, इसे आपको बस ऐसे ही देख लेना है। तो इन्होंने भी थिकनेस लगभग इतनी बताई है, और बीच वाला जो ये मेंटल वाला पार्ट है इसका पूरा यहाँ तक 2900 किलोमीटर इन्होंने लमसम बताया। उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, कोर स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री किसके बीच की है, मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री है, जो कि 2900 किलोमीटर के आसपास तक रहती है। मेंटल मेंटल यहाँ तक रहती है, उसके बाद कोर स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। और लगभग ये पूरा कितना किलोमीटर दे रखा है, 6378 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। अगर आप पूरा डिगिंग करते करते कोर तक पहुँचना चाहते हैं तो इतना, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को और बेटर तरीके से। अभी तक हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था, अब आपको एमसीक्यूज़ यहाँ से करने हैं। एमसीक्यूज़ के लिए कीवर्ड्स आपको यहाँ से देखनी है, आपके पेपर में यहीं से आता है सब कुछ जो जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। क्रस्ट, क्रस्ट कौन सी लेयर है, ये मैंने आपको बताई थी आगे, यहाँ वाली, ठीक है। लिथोस्फेयर भी जो है, लिथोस्फेयर भी लगभग इसी के जैसे आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, क्योंकि क्रस्ट भी लिथोस्फेयर का ही पार्ट है,
ठीक है। तो अगर कहें तो लिथोस्फेयर में आपका क्रस्ट भी आ जाएगा और क्या है अपर मेंटल भी आ जाएगी, अपर मेंटल आएगी और ये क्या है आपका पूरा लिथोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, वेन डायग्राम से अगर किसी को समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए। क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट क्या है सॉलिड पार्ट है, याद रखना है ये कैसा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। ये कंपोजिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे अर्थ की डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में तो कंपोजिशंस पर वो बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आगे वो आने वाला है और डिटेल में, जिसकी वजह से वॉल्केनिज्म आपको और बेटर समझ में आएगा, अर्थक्वेक्स आपको बेटर समझ में आएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए कौन सी सॉलिड सरफेस है, कौन सी लिक्विड है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि ये थिकनेस में जो है वेराई करती है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में। जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपकी थिकनेस, क्योंकि इसके ऊपर क्या है ओशन है, ये ओशन भरा हुआ है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये कम थिक है बजाय इसके, जो ये कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट के नीचे वाला पार्ट क्या है ज़्यादा थिक है। तो आपको याद रखना है, एक तो थिकनेस नोट कर लीजिए इसको, द क्रस्ट डाल के हेडिंग, थिकनेस जो होगी ओशियनिक पार्ट की कम थिक होगी और कॉन्टिनेंटल की ज़्यादा होगी। ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, आपको याद रहेगा ऐसी कि ओशियनिक की ज़्यादा कम है और कॉन्टिनेंटल की क्या है ज़्यादा है। फिर है ओशियनिक क्रस्ट इज़ थिनर एज कंपेयर्ड टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो वही लिखा है, थिनर मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है। द मीन थिकनेस क्या है ओशियनिक क्रस्ट की, आप कह सकते हैं इसकी मीन थिकनेस आप मान लीजिए 5 किलोमीटर तक रहती है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी रहती है, अराउंड 30 किलोमीटर तक। मीन थिकनेस मतलब एवरेज निकाल सकते हैं, जब आपने पूरी पृथ्वी को देखा होगा तो एवरेज जो निकला है वो इतना है। ठीक है, दैट्स इट। इसमें से आपको क्रस्ट के बारे में द क्रस्ट करके हेडिंग में यही डालना है, द क्रस्ट, एक पहला पॉइंट आपका और ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है, दैट्स इट। आपको इसमें से जो नोट्स बनाने ना वो बस इतने ही बनाने, क्योंकि जो भी कीवर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे, इसमें कवर हो गए सभी। ठीक है, तो नोट्स ऐसे शॉर्ट करके बनाने हैं। एनसीईआरटी के भी अगर आप बनाते हैं, पहले एक दो बार एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ लीजिए, उसके बाद ऐसे नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अभी जो मैं बता रही हूँ वही कर लीजिए। ये है। फिर आपका है मेंटल। मेंटल जो कि ये वाला पार्ट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लेयर के बारे में, इसमें ध्यान रखना है कि आपका एस्थेनोस्फेयर वाली लेयर भी है। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ठीक है, ये सिर्फ जानना था आपको, कीवर्ड कौन से लिखने हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहर डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ दिस। ठीक है, अब जो है मोहर डिसकंटिन्यूटी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखा है, इसलिए इसे मैं कहूँगी कि इस कीवर्ड को आप याद रखिए। मोहर डिसकंटिन्यूटी क्या है, लेट्स सी, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो ये आपका क्रस्ट है ना, सबसे ऊपरी पार्ट, अब वो ऐसे दे दिया है। अभी तक हम डायग्राम में देख रहे थे, अभी हम सिर्फ इसको चार्ट के रूप में देख रहे हैं। तो जो क्रस्ट है वो, और जो आपका मेंटल है ये वाला पार्ट पूरा यहाँ तक, जब तक आउटर कोर आपका आ नहीं जाता, तो ये वाला पार्ट क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही है, जहाँ से आपकी मेंटल स्टार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, मोहर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इनके बेसिकली जियोलॉजिस्ट पे ही नाम पे ही ये ज़्यादातर रखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद रेपिटी डिसकंटिन्यूटी आती है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आती है और लेमैन डिसकंटिन्यूटी आती है। ठीक है, और सबसे पहले वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है। इनको आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस मेंस के लिए आप इनको करेंगे डिटेल में, और प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ इनका जो आगे पीछे ये जो सीक्वेंस है ना वो याद रखना है। सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि जो लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं उनमें जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनका ऊपर से नीचे, यानी कि अर्थ के क्रस्ट से कोर तक पहुंचते पहुंचते सीक्वेंस बताइए। तो पहला क्या है आपका, कॉनरेड है, फिर मोहो है, और फिर है रेपिटी, फिर है आपका गुटेनबर्ग, और फिर आता है आपका कौन सा, लेमैन
डिसकंटिन्यूटी, ये कुछ ऐसा बन रहा है CMrGl, ठीक है। तो ये क्रस्ट से कोर की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, और अगर कोर से क्रस्ट की तरफ कहा तो इसका जो ऑपोजिट ऑर्डर है वो बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी, बस मैं आपको दिखा रही थी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, मेंटल और क्रस्ट के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी बन रही है। तो यहाँ तक, फिर मैंने कहा आउटर कोर जब तक नहीं आ जाएगा तो ये कितना है पूरा पार्ट मेंटल का, वो आपका 2900 किलोमीटर के आसपास पूरा मेंटल आता है, उसमें ये सब कुछ आ जाएगा जो यहाँ तक है, ठीक है। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, उसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर ये वाला पार्ट यहाँ पर, कौन सा, ये एस्थेनोस्फेयर आपको दिख रहा है, ये लेयर आपकी क्या है असल में, वीक लेयर होती है। एस्थेनो मीन्स क्या होता है, वीक लेयर, जिसमें आप देखेंगे कि ये लिक्विड टाइप की प्लेट है, ठीक है। और इसका जो मेन सोर्स है ना मैग्मा का, वो बनाती है कौन सा, एस्थेनोस्फेयर। मैग्मा जब हम वोल्केनोस पढ़ेंगे तो वो क्या है, मैग्मा क्या होता है, जो अर्थ के अंदर आपका जो मटेरियल है, जो जलता हुआ मटेरियल है लिक्विड स्टेट में, वो क्या है, मैग्मा है, ये समझिए अभी। और ये एस्थेनोस्फेयर जो है उस मैग्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसी लेयर से आपका मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा निकलता है और फिर धरती पर वो आ जाता है सरफेस पे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। अभी आपको जानना है एस्थेनोस्फेयर, और इसका कीवर्ड क्या है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा ये है। तो नोट आपको करना है मेंटल, मेंटल में क्या हो जाएगा कि लगभग स्टार्ट, मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है वहाँ से स्टार्ट होता है। और सिर्फ ये लिख लीजिए एक, और एस्थेनोस्फेयर एक कीवर्ड लिखिए मेंटल में, और एस्थेनोस्फेयर, ऐसे आपने एस्थेनोस्फेयर यहाँ पर लिखा है, उसके आगे लिख दीजिए मैग्मा। यहाँ से क्या बनेगा आपका, मैग्मा, दैट्स इट, आपका कीवर्ड तैयार हो गया। तो जो भी मेंटल के बारे में है वो आपको याद रहेगा, तो आप एलिमिनेशन में काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। फिर है इट्स वे टू सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ से होते हैं, एस्थेनोस्फेयर से जो मटेरियल निकल रहा है, जो भी धधकता हुआ लावा बाहर आता है, वो कहाँ से आता है, मैग्मा के रूप में आता है, और फिर लावा उसको हम बाहर आते हुए कह देते हैं, ठीक है। तो वो एस्थेनोस्फेयर से ही आ रहा है। वॉल्केनिज्म यहाँ पर कीवर्ड हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शंस भी कीवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। और इस लिथोस्फेयर की थिकनेस आपकी 10 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में आपका है। यहाँ पर जो ये मेंटल आपको पूरी दिख रही है, उसका जो लोअर मेंटल वाला पार्ट है, ये लोअर मेंटल, ये आपका क्या है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है, सॉलिड पार्ट। कंपोजिशन ऑफ अर्थ में आपको ये इम्पॉर्टेंट जानना है कि कौन से मैटर से या किस तरीके के एलिमेंट्स से ये लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में है लोअर मेंटल। अब हम जान रहे हैं कोर के बारे में। कोर के बारे में हमें असल में कहाँ से पता लगा, जब हमने अर्थक्वेक वेव वेलोसिटीज़ को स्टडी किया। इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, अभी सिर्फ ये एज अ कीवर्ड आप देखिए, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका अर्थक्वेक से बहुत रिलेशन है। अर्थक्वेक को स्टडी करके हम कोर का पता लगा पाए कि पृथ्वी के अंदर एक कोर हो सकता है, और उसका जो एलिमेंट है मेन, वो कौन सा है, आयरन है या सॉलिड पार्ट है, ठीक है। द कोर मेंटल बाउंड्री, ये आपका कहाँ पर है, जहाँ पर आपकी मेंटल ख़त्म होती है ना, वहाँ पर आपका कोर स्टार्ट हो जाएगा। कोर वैसे कहाँ से स्टार्ट होता है इसको जानिए। जैसे हमने देखा था यहाँ पर मेंटल स्टार्ट हो रहा था कहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर आपकी क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, और जो कोर है आपका
वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर। ये आपका आउटर कोर है, फिर आपका इनर कोर आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आउटर कोर है और ये वाला जो पार्ट है ये इनर कोर है, ठीक है। तो जो आउटर कोर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है आपकी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। जो मेंटल के बीचों बीच वाली डिसकंटिन्यूटी है ना, वो कौन सी है वैसे, उसको कहते हैं रेपेती डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो कोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से स्टार्ट हो रहा है। और कुल मिला के आप ऐसे जान सकते हैं कि मेंटल से रिलेटेड डिसकंटिन्यूटीज़ कौन सी है, जहाँ से मेंटल स्टार्ट हो रहा है मोहो, और बीच वाली कौन सी है रेपेती, एंड जो जहाँ पर मेंटल एंड हो जाता है और कोर स्टार्ट हो जाता है वो कौन सी है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ये सब ना हेल्प करते हैं अर्थ के लेयर्स को जानने में और इनके कंपोजिशन को जानने में, कि कोई कैसे बना हुआ है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इनके जो एलिमेंट्स हैं मेन वो कौन कौन से हैं। इसलिए हम इन डिसकंटिन्यूटीज़ को पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटीज़ मतलब ऐसा जो कि बहुत वेराई कर रहा होगा इन लेयर्स में, ठीक है, जिससे मतलब कि एक यूनिफॉर्म चीज़ नहीं चल रही है। जो मेंटल में मटेरियल था उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको कई बार कोर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम क्या कहते थे कि मटेरियल, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन सब का क्या चल रहा है, डिसकंटिन्यूअस एक सीक्वेंस से चल रहा है, इसीलिए हम इनको डिसकंटिन्यूटीज़ कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा समझिए, अपने दिमाग में इसको ऐसे रखिए कि आखिर इनका क्या रोल है पढ़ने का, ठीक है। ये है। और जो कोर है, आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है, ये हमने देखा था, ये लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर आपका सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। कोर को देखें तो ये बहुत हैवी मटेरियल से बना हुआ है, और जो लेयर्स हैं इसकी वो कौन सी बनी हुई है, निकेल और आयरन की बनी हुई है, ठीक है। निकेल और आयरन, निकेल ऐसे लिखते हैं और आयरन को जब आप केमिस्ट्री में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, आयरन का सिंबल है ये, ठीक है, यानी लौह तत्व का सिंबल कौन सा है, Fe। तो इसको क्या कहते हैं, नीफे लेयर करके कह देते हैं, नीफे लेयर, ठीक है। निकेल और आयरन की बनी हुई कौन सी वाली, ये लेयर है, ठीक है। अब ये डिसकंटिन्यूटीज़ हमने लगभग देखी है। यहाँ पर इतना आपको वैसे ध्यान नहीं रखना है कि ये मीसोस्फेयर है, बेरिस्फेयर है। बस अंदाज़ा रख लीजिए कि कुछ मेंटल, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, इनको भी जो डिसकंटिन्यूटी आपके बीच में है वो कौन सी है, रेपेती है। और आउटर कोर और इनर कोर, यहाँ पर इनर कोर होना चाहिए, इनर कोर, इनके बीच में कौन सी है, लीमेन डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। दैट्स इट। इनके बारे में मेंस के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में इनका मटेरियल पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अभी तक हमने देखा था जो अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट हमारी, वो अलग अलग मटेरियल की भी बनी हो सकती है, ठीक है। हमने देखा था एक कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो क्रस्ट है ना अर्थ की, वो क्या किस मटेरियल से बनी हुई है, सियाल। अब ये सियाल मतलब क्या है, एक तो आपका है सिलिकॉन, और ये Al मीन्स सिलिकॉन ऐसे लिखते हैं वैसे Si, और Al का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसीलिए इस लेयर को हम क्या कहते थे, सियाल लेयर कहते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल, एक कीवर्ड याद रखना है आपको इसमें। और जो ये ओशनिक है, ओशनिक क्रस्ट अगर आप कहें, तो जो ये ओशन के नीचे आपको क्रस्ट दिख रही है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये किसकी बनी हुई है, सीमा, ठीक है। सीमा में SI तो सेम ही है, और ये MA जो है ये लिखा हुआ है वैसे, लेकिन ये वैसे Mg होता है। Mg का मतलब क्या है वैसे, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की लेयर होती है। हम इसको MA से याद रखते हैं ताकि इजी प्रोनाउंसिएशन हो जाए, जो स्टार्टिंग का MA है, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए ये होता है। तो आपकी जो ओशियनिक क्रस्ट वो किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की है। अब है
अपर मोस्ट मेंटल, फिर पार्शली मोल्टन आपको एस्थेनोस्फेयर मिल जाएगी, फिर सॉलिड एस्थेनोस्फेयर भी मिलेगी, थोड़ा बहुत जिसकी परत जो होगी सॉलिड और थोड़ा सा आप कह सकते हैं ब्रिटल काइंड ऑफ सॉलिड होगी वो, ठीक है, वीक काइंड ऑफ सॉलिड। और फिर मेंटल का ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा नीचे जाते हुए, फिर लोअर मेंटल मिलेगी, फिर आउटर मोल्टन कोर मिलेगा, फिर इनर सॉलिड कोर मिलेगा, ठीक है। मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट का जो कोर है वो है, ठीक है, आउटर कोर, फिर इनर कोर मिलेगा, ठीक है। और जो ये लेयर है आपकी अपर मेंटल तक, अपर मेंटल तक कौन सी, क्रस्ट और अपर मेंटल, ये दोनों मिलाकर क्या बनाती है हमारे पास, लिथोस्फेयर बनाती है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको जानना है कि जो अर्थ की ये जो लेयर्स है ना, ये डिफरेंट कॉम्पोजिशंस की बनी हुई है और इनकी जो स्टेट है वो भी अलग अलग है, कहीं पर सॉलिड है, कहीं पर लिक्विड है, ठीक है। अर्थ को एक जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी आएंगी ये लेयर्स, जो आपको वहाँ पर हेल्प करेंगी कि कौन सी लेयर सॉलिड थी, लिक्विड थी, हमें कैसे पता चला कि अर्थ के कोर में आपका आयरन है, ये सब, ठीक है। तो क्रस्ट जो बना है वो ग्रेनेटिक और बसाल्टिक रॉक्स का ज़्यादातर ये बना रहता है, ठीक है। ये ऐसे ही दिया हुआ है कि कुछ लेयर जो है सख्त है, रिजिड है, और कुछ प्लास्टिक लेयर है। प्लास्टिक लेयर में कौन सी आएगी, वीक लेयर, जो एस्थेनोस्फेयर है, जहाँ से हमारा मैग्मा बाहर आता है ज़्यादातर, जो वोल्केनोस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका सिलिकेट मटेरियल का आपका मेंटल बना हुआ है, और यहाँ पर लिक्विड स्टेट का है हमारे पास आउटर कोर, और इनर कोर जो है उसमें आयरन विद निकल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर है। यहाँ पर बेसिकली आपको नीफे याद रखना है कोर के लिए, नीफे, ठीक है। वैसे ऐसे इसे लिखना चाहिए, FE, नीफे। अब ये यहाँ पर जो है डायग्राम के रूप में आपके डिसकंटिन्यूटीज दिखा रखी हैं, कॉनरेड, मोहो, गुटेनबर्ग, लेमैन, ये डिसकंटिन्यूटीज हैं। और यहाँ कहीं बीच में ना रिपीटी डिसकंटिन्यूटी भी होगी मेंटल के, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, यहाँ पर दी हुई है ये, ठीक है। तो ये है, यहाँ लोअर मेंटल होगा, फिर लोअर मेंटल के बाद आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, फिर सॉलिड कोर, सॉरी, आपका लिक्विड कोर आएगा, फिर आएगा इनर सॉलिड कोर। अगर आप देखें तो क्रस्ट भी आपका इस तरीके का बना है, कुछ ओशनिक एरिया, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एरिया है, यहाँ पे कुछ नियर सरफेस रॉक्स होती हैं ऊपर कॉन्टिनेंटल एरिया में, इसमें भी अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूटीज आपकी दिख रही हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है। और जो जहाँ से मेंटल स्टार्ट होती है फिर ये वाली, वो ये वाली डिसकंटिन्यूटी है मोहो। ऐसे ये खोल के दिया हुआ है, एक बार पॉज कीजिए आप उसे, फिर डिटेल से देखिए। आपका जो अर्थ का कोर है ना, वो लगभग 16% ऑफ क्या बनाता है, पूरे अर्थ का आप कह सकते हैं वॉल्यूम बनाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ में 16% आपका कोर है, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है, आउटर इनर कोर। फिर है कंपोजिशन ऑफ अर्थ, इस पर से MCQs बनते हैं, ध्यान दीजिए। कॉम्पोजिशन में आपसे पूछेंगे कि बताइए कि कौन सी लेयर है जो ओवरऑल अर्थ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन से मटेरियल या फिर कौन से एलिमेंट की लेयर है, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका 34 से 35% के आसपास, वो क्या है, आयरन है। पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, इनकी नहीं, क्रस्ट की बात नहीं कर रहे। क्रस्ट और अर्थ में आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं। क्रस्ट सिर्फ ऊपरी पार्ट है, ये आपका अगर था तो ये बहुत सारी लेयर्स है ना, तो जो ऊपरी पार्ट है वो क्या है, क्रस्ट। उसका कंपोजिशन हम देखेंगे, उसमें भी ओशनिक और आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसका कंपोजिशन यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। जबकि जो ओवरऑल अर्थ है उसका कंपोजिशन यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा कोर में आपको क्या मिलता है, आयरन मिलता है, वही हमारे पूरे अर्थ का सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है, ठीक है। तो आयरन की अधिकता ज़्यादा है इन सभी एलिमेंट्स में से, तो 34% के आसपास ये है, 34.6 तो 35% के अराउंड आप आयरन मानेंगे।
फिर आपका है ऑक्सीजन, फिर आता है ऑक्सीजन अराउंड 29.5% या 30% के अराउंड आप राउंड ऑफ करके मान सकते हैं ऑक्सीजन है। फिर आता है सिलिकॉन। स्टार्टिंग के 3 तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम, निकल, निकल हमने देखा था आयरन के साथ में कोर में भी मौजूद रहता है। सल्फर, टाइटेनियम, ये है। स्टार्टिंग का क्या बन रहा है हमारे पास, IOS। IOS मीन्स आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो आयरन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपका लगभग 15% के आसपास है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा ये बनाते हैं। चौथे पर अगर याद रखें, क्योंकि ये अकेले 12% के अराउंड या फिर 13% के अराउंड है, तो मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, अब हम देख रहे हैं ऊपरी जो अर्थ की परत है, लेयर, क्रस्ट, उसका कॉम्पोजिशन। उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी 46.6% अराउंड, आप कह सकते हैं इसको 47% के आसपास तो ऑक्सीजन ही है। फिर है आपका सिलिकॉन, ये अराउंड है आपका 28% आप कह सकते हैं, वैसे क्या है 27.7% है। फिर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का देखें तो ये कितना बनाता है, अराउंड 8% के बना रहा है। फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है। देखिए अर्थ क्रस्ट में आयरन चौथे नंबर पर आपको मिलेगा। अर्थ क्रस्ट का जो बनेगा हमारे पास OSA, ये बन रहा है, ठीक है। OSA और फिर I है, 4th नंबर पे यहाँ पर आयरन है। जबकि ओवरऑल अर्थ के कंपोजिशन में आयरन फर्स्ट नंबर पे, सबसे ज़्यादा आयरन ही है ओवरऑल अर्थ में। और क्रस्ट में आयरन चौथे नंबर पे आ जाएगा। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी हमें, ऑक्सीजन मिलेगी। ये तभी हमारे अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर में हम सांस ले पा रहे हैं, यहाँ पर जीवन है, इस वजह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन, ये क्रस्ट का आपका सीक्वेंस रहेगा। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आपको कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अदर एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कहाँ से पता लगा। सोर्सेस जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है, इसका कंपोजिशन ऐसा है, यहाँ पर आयरन की लेयर है, यहाँ पर लिक्विड लेयर है, ये सब हमें कैसे पता लगा। ये हमें 2 सोर्सेस से पता चला। एक तो हम उन्हें कह देते हैं डायरेक्ट सोर्सेस, और एक कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस, यानी कि अंदाज़ा लगाया हमने, स्टडी किया, वो है। तो सरफेस रॉक्स को देखने से हमें पता लगा। सरफेस रॉक्स, आप ऑफ कोर्स वो रॉक्स किस वजह से बनी होंगी, वेदरिंग की वजह से। अर्थ का जो खुद का मटेरियल है उसकी वेदरिंग हुई होगी, तब भी हमें कुछ ना कुछ अंदर जाके, जैसे ऊपर वाली लेयर जो है ना वो हट जाती है, बारिश हुई और ऊपर वाली लेयर हटी, नीचे वाली धीरे 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 हमें दिखनी स्टार्ट हुई, तो वो सरफेस लेयर जो इरोड हो जाती है, उनसे भी हमें पता लगता है अर्थ के बारे में, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, वेदरिंग वगैरह जो है ना, वो हम जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और जो डीप अर्थ माइनिंग और ड्रिलिंग है, इससे भी हमें पता लगा है, जैसे कंपनीज जो है अपने रिसोर्सेज के लिए ड्रिलिंग और माइनिंग करती है, उससे भी हमें पता लगता है कि अर्थ के नीचे क्या हो सकता है। और वॉल्केनिक इरप्शंस, जैसे मैंने बताया कि एस्थेनोस्फेयर जो है, वहाँ से ज़्यादातर जो मैग्मा है वो बाहर आता है। तो वो एस्थेनोस्फेयर का कैसे पता लगा, वॉल्केनोस से पता लगा, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेज अगर हम ध्यान रखें तो कुल मिला के साइंटिस्ट ने इन्हें स्टडी किया, जो जियो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे स्टडी किया और बताया कि जियो मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो हो सकता है। कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे आगे। और सीस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक से भी पता लगा इसकी वेव्स को स्टडी करने पर। और मीटियोर्स जो हैं वो भी आपके सोर्सेज होते हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ सोर्सेज आपके बनते हैं। मीटियोर जो है ना वो अर्थ के कॉम्पोजिशन के सिमिलर आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो उन्हें स्टडी करने से भी हमें थोड़ा बहुत पता लगता है कि कैसा स्ट्रक्चर इनका रहा होगा अर्थ का, ठीक है। और टेम्परेचर और डेंसिटी वेरिएशन, मैंने कहा था टेम्परेचर कोर की तरफ जाते ही बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और डेंसिटी भी आपके कोर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है कि कहाँ पर ज़्यादा था
कई बार घट गया, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंस रहेगा या ऑर्डर रहेगा वो इन तीनों के बढ़ने का रहेगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ रही है और घट रही है, कोर की तरफ बढ़ेगी ये सारी चीज़ें। अब है सीस्मिक वेव्स के बारे में। हम जो ये सोर्सेस पढ़ रहे हैं ना, ये तीनों तो आपके डायरेक्ट सोर्सेस हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शंस हम पढ़ने वाले हैं जल्दी, इससे वॉल्केनोज भी पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में, जो आपका मैप है वो भी देखेंगे, क्योंकि उससे भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्स, जिससे हमें पता लगा कि अर्थ का कोर कैसे हो सकता है। अर्थ का जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर है लिक्विड है। सीस्मिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करने पर पता लगा है। तो सीस्मिक वेव्स के बारे में जान लेते हैं, इन्हीं से अच्छा हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर अर्थ का पता लगा है। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो होता है वो क्या होता है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ को ही हम क्या कहते थे, अर्थक्वेक कहते हैं, जिसमें कि बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है अलोंग अ फॉल्ट। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपकी ये अर्थ है, ठीक है, ये आपके ऊपर हम हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह में या अपने अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, ये आपका ओशन वाला पार्ट या फिर जलमंडल दे रखा है, यहाँ पर आपके घर और पेड़ पौधे पक्षी सब यहाँ पर हैं। अचानक से अर्थ में क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। किस वजह से हुई, प्लेट टेक्टोनिक से उसका कारण है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर से आपकी एनर्जी रिलीज हुई यानी भूकंप आया, तो इस पार्ट को जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, यही वाला पार्ट यहाँ पर दिखा रखा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहते हैं अंदर। ठीक है, हाइपोसेंटर या फिर फोकस, जहाँ पे से आपकी कोई प्रक्रिया स्टार्ट हुई है जिसकी वजह से बहुत एनर्जी रिलीज हुई, वेव्स जनरेट हुई, ये सीस्मिक वेव्स। तो यहाँ से निकलकर ये आगे बढ़ेंगे, जहाँ से ये निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ये दोनों के बारे में आपके उसमें पीवाईक्यूज हैं। इसको हाइपोसेंटर कहते हैं। फिर अर्थ को क्या मिलेगा, अर्थ के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे ये फॉल्ट होंगे, फॉल्ट मतलब इन एनर्जी के जाने का रास्ता आपका बनेगा, या ये क्रिएट करेगा, या फिर कुछ वीक जोन्स होते हैं, तो ये वीक जोन्स से आपकी एनर्जी फॉल्ट के ज़रिए निकली, बाहर गई। एक फॉल्ट ये भी होगा, फॉल्ट नहीं भी होगा तो जहाँ पर सबसे पहले हमें इसका प्रभाव महसूस होता है उसको सरफेस पर आकर हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जहाँ पे अर्थ की एनर्जी रिलीज हो रही है, जहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी सबसे नज़दीक वाले पॉइंट पे सरफेस पर आकर दिखी नहीं, महसूस हुई, अर्थ के सरफेस पर आकर जहाँ पर हम और आप रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो एपी सेंटर और हाइपो सेंटर में बार बार कंफ्यूज करते हैं एमसीक्यूज में, ध्यान रखने से। ये एनर्जी जो है सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। अब आप देखिए कि अगर ये यहाँ पर है तो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट इसका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसका नज़दीक पॉइंट है, और बाकी नीचे अर्थ बहुत गहरी है, तो इधर उधर जाते समय उसका टाइम लगेगा, कई बार पूरे अर्थ में ये महसूस भी नहीं होगा। लेकिन ये ट्रैवल कहाँ करेंगी, हर डायरेक्शन में करेंगी जिस पॉइंट से निकली है। और महसूस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, इपी सेंटर और उसके आसपास वाले इलाके में इधर। ठीक है, प्लेस इनसाइड द अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस। जहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, फोकस है ये वाला। और सीस्मिक एनर्जी वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ फाइनली रीच द सरफेस, इसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, ये फोकस है। बहुत सारे ऐसे फॉल्ट बने हुए हैं, यहाँ भी मौजूद हमें महसूस होगा इसका। और जो यहाँ से डायरेक्ट इसका सीधा पॉइंट बन रहा है वो क्या होगा, जहाँ पर हमें महसूस सबसे पहले हो जाती है, वो क्या है, इसका एपिसेंटर है। और यहाँ पे जो फॉल्ट ये बने हुए हैं ना, फॉल्ट में से एनर्जी और ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अगर वो ट्रैवल करेगी और मान लीजिए वहाँ पर कोई माउंटेन रेंज वगैरह है, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, अर्थक्वेक महसूस होगा।
ठीक है। तो अर्थक्वेक वेव्स ये ज़्यादातर वैसे जितने नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं ना वो आपको लिथोस्फेयर वाले पार्ट में ही मिलेंगे। लिथोस्फेयर क्या है आपका, ऊपर सबसे पहले क्रस्ट है और अपर मेंटल वाले पार्ट में, ठीक है। ये अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन से इसे कंफ्यूज अभी नहीं करना है। लिथोस्फेयर जो कि हमने देखा 200 किलोमीटर डेप्थ तक ये है, ऑलरेडी हमने उसमें पढ़ लिया है। अर्थक्वेक वाज वेव्स रीचिंग द सरफेस रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो, सीस्मोग्राफ। जो सबसे ट्रेडिशनल सीस्मोग्राफ होता है ना, वो आप देखेंगे इस तरीके का होता है। आप ये यहाँ पर देखिए, ये सीस्मोग्राफ की एक रीडिंग है, ठीक है। ये रीडिंग आपको क्या दिखा रही है, सबसे पहले तो ये चल रहा है और फिर अचानक से कुछ अर्थक्वेक आता है तो ये बढ़ गया, फिर ये चल रहा है, फिर यहाँ पर कुछ वेव्स आती है। तो ये अर्थक्वेक के आने का एक क्या है, रिकॉर्ड यहाँ पर रखा गया है। लेकिन ये जो लगातार चलते रहता है ना, ये सीस्मोग्राफ जो है लगाए हुए हैं वैज्ञानिकों ने, ये लगातार जो नॉइस चल रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, वाइट नॉइस कहते हैं। आप देखिए अर्थ के क्रस्ट के नीचे, ज़्यादातर लिथोस्फेयर वाले पार्ट में या उसके नीचे भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वो लेयर्स जो हैं उनमें आपके ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से या प्लेटों के धंसने की वजह से कुछ ना कुछ धीरे धीरे चल ही रहा है। तो उसकी जो रीडिंग हमें ये बार बार दिखाते हैं ना, जिसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशन या इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखता है, वो कौन सा है, वाइट नॉइस के नाम से उसको जानते हैं। तो जो भी प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल शांति से तो नहीं होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ नॉइस आपको दिखेगा, बस इसे वाइट नॉइस कहते हैं। दैट्स इट। आपको इतना याद रखना है कि आखिर ये क्या है रीडिंग में, जो हमेशा ऐसे लगातार चलते रहता है सीस्मोग्राफ जब लगाया हुआ है। तो सीस्मोग्राफ है। अभी जो है हमने कुछ और जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एक्सेलरेटर वगैरह वो भी निकाल दिए हैं, ठीक है। एक्सेलरेटर भी आपका यूज़ होता है। जो ट्रेडिशनल है वो कौन सा है, सीस्मोग्राफ। अभी न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ये आए हुए हैं जिनसे हम अर्थक्वेक को मेजर करने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स ऑन अ सीस्मोग्राफ शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस। डिफरेंट वेव पैटर्न्स वहाँ पर मिलेंगे। 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस का मतलब क्या है, इससे पहले आपको जानना है कि अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस जो बनेंगे वो अर्थक्वेक वेव्स की वजह से ही बनेंगे। 2 मेन टाइप के अर्थक्वेक वेव्स आती हैं। जैसे हमने देखा ना, यहाँ पर आपका नीचे अर्थ के नीचे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ये हर डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल की एनर्जी ने आपकी ये वेव्स जनरेट हो रही हैं ऐसे। ये जो रिपल्स टाइप के आपके दिख रहे हैं ना, ये एनर्जी ऐसे स्प्रेड कर रही है, ठीक है। ये वेव्स टाइप के वेव फ्रंट इनको हम कहेंगे कि ये मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी वो हुई, एक वेव आपके यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं वैसे ही एक रिपल्स बनते हैं उस टाइप का। ये वेव पहुँच रही है लगातार, ये वेव और आगे बढ़ी फिर यहाँ तक पहुँची, इस तरीके से ये वेव फ्रंट्स बनते रहते हैं। फॉल्ट के अलोंग ये और ज़्यादा तेज़ी से होता है, इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ये डालता है। ज़रूरी नहीं कि अर्थ के इंटीरियर में हर जगह फॉल्ट हो, लेकिन आपके फॉल्ट भी होते हैं कहीं कहीं पर। तो ये एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेव्स बन रही है ना, ये वेव्स वो कौन से टाइप की हैं वो हम देख रहे हैं अभी। जो बॉडी वेव्स होती हैं एक, और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव से मतलब क्या है आपका, किस चीज़ की बॉडी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अर्थ की बॉडी। अर्थ के अंदर जो ट्रैवल कर रही हैं बॉडी के अंदर, वो कौन सी वेव्स है, बॉडी वेव्स हैं। और जो सरफेस वेव है यानी कि ये अर्थ है आपका, अगर देखें यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ से एनर्जी आपकी निकली, ये एनर्जी निकल कर यहाँ तक, ये अर्थ की बॉडी के अंदर ही है, यहाँ तक ये वेव से निकली, अभी भी ये जा रही है, ये अंदर ही है। लेकिन ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पर आकर ये क्या करेंगी,
ये एनर्जी रिलीज होगी, कहीं ना कहीं स्प्रेड होगी ऐसे, जो हमें महसूस होती है कि अर्थक्वेक आ गया है। तो ये सरफेस पर आकर जब जो वेव्स आपको दिखेंगी या महसूस होंगी उसको क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स जो अर्थ की बॉडी के अंदर ही ट्रैवल करती है। उसमें भी आपके पी वेव्स, एस वेव्स ये होती हैं, उनको जान लेते हैं अभी। सीस्मिक वेव्स जो हैं दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। सर बॉडी वेव्स जो हैं उनमें आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं वो पी वेव्स होती हैं, और ट्रांसवर्स जो होती हैं वो कौन सी है, एस वेव्स होती हैं। और सरफेस वेव्स दो टाइप की होती है, एक तो रिले और एक होती है लव वेव्स। ठीक है, ये उनके नाम है जिन्होंने इनको दिया होगा। तो ध्यान रखना है, एक एमसीक्यू आपका यहीं से ही बन सकता है। कई बार क्या करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ना, दैट बॉडी वेव्स ऐसे रिले वेव के साथ में उसका कुछ कनेक्शन बना के दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये करेक्ट है या फिर आपका इनकरेक्ट है। ये कहेंगे कि दैट स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, रिले वेव्स एंड लव वेव्स आर बॉडी वेव्स विच ट्रेवल्स अर्थ ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडिनली, ऐसे कुछ स्टेटमेंट बना देंगे। आपको तभी समझ जाना है दैट रिले वेव्स एंड लव वेव्स आर बॉडी वेव्स का है, वहीं पर आपका वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे ट्रांसफ़र है, लॉन्गिट्यूडिनल है, वो तो आपको फिर नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपका स्टेटमेंट पहले ही गलत हो चुका है। तो ऐसे ही फ्लिपिंग फैक्ट्स जो है ना, यूपीएससी या फिर अदर एग्जामिनेशंस में, यूके पीएससी, यूपी पीएससी, एचपी पीएससी, सभी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में आपका क्या करता है, फैक्ट्स को या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फ्लिप करके देता है। बॉडी वेव ये सरफेस वेव्स का है, उनसे कह देंगे सरफेस वेव इज अ, या फिर ऐसे दे देंगे, एस वेव इज अ टाइप ऑफ सरफेस वेव विच ट्रेवल्स ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो एस वेव से आपको लगेगा भी कि सरफेस वेव हो सकता है क्योंकि एस है आगे से, लेकिन वैसा गलत हो जाएगा। क्या है, एस वेव जो है आपकी वो किसके अंदर आती हैं, बॉडी वेव्स के अंदर आती हैं। एमसीक्यू जो बनने की एग्जामिनर की टेक्निक है वो मैंने आपको बताई है अभी, कि इस तरीके से फैक्ट्स को फ्लिप करके वो देते हैं। तो तब आपको उसके लिए कीवर्ड्स पर ध्यान देना है, ट्रैप में इसलिए फंसना नहीं है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो पी वेव और एस वेव हम देख रहे हैं ये बॉडी वेव का पार्ट है। सरफेस वेव एक अलग वेव्स है, वो तब है जब बॉडी वेव पूरी बाहर आके सरफेस पर इम्पैक्ट दिखा रही है। आप देखेंगे कि अर्थ जो ये सीस्मोग्राफ की रीडिंग है यहाँ से ऐसे चल रही है, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ तो पहले अर्थक्वेक स्टार्ट होने से पहले आपका क्या था, वाइट नॉइस लगातार चल रहा था थोड़ा थोड़ा, फिर अचानक से आपकी पी वेव्स आपको मिली यहाँ। ठीक है, पी वेव्स क्या होती हैं, आपके प्राइमरी वेव्स हैं, जो सबसे पहले आपका इम्पैक्ट जिनका दिखेगा। जो अर्थक्वेक आने से सबसे पहले क्या है, पी वेव्स ही आपको सीस्मोग्राफ की रीडिंग में दिखेंगे। फिर उसके थोड़े से टाइम बाद, माइन्यूट सेकेंड्स के बाद में आपको क्या दिखेंगे, एस वेव्स सीस्मोग्राफ पर महसूस होंगी। फिर उसके बाद आपकी सरफेस वेव यानी कि जो अर्थ की बॉडी के बाहर हमको महसूस होती हैं वो सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। सबसे जो डिस्ट्रक्टिव वेव होती है ना वो सरफेस वेव ही होती है, क्योंकि आप देखिए एक तो इनका एम्पलीट्यूड भी हाई होता है, और दूसरा जो डिस्ट्रक्शन है आपका, आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलरी ऐसे वर्क करती हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह सब ऐसे इधर 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 ऐसे 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 हिलने लगती है। तो उसी की वजह से क्या होता है, आपके अर्थक्वेक से हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है, अगर मैनेज किया जाए ना तो अर्थक्वेक भी मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए आपके बिल्डिंग्स वगैरह को अच्छे से बनाना पड़ेगा, आपका जो प्लानिंग है वो अच्छा करना पड़ेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जापान है। जापान में अभी 7 पॉइंट के आसपास उससे अबव का अर्थक्वेक आया था, और उसमें एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था कि 7 से ऊपर का जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। लेकिन वहाँ पर जो बिल्डिंग का वीडियो वो हुआ था उनको ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ पर जो मटेरियल वगैरह थे वो लग ही नहीं रहा था कि 7 से ऊपर मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक महसूस कर रहे हैं अभी। तो उनका जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर दिखाया गया है कि वो कितना पक्का बना हुआ है। और वैसे ही जैसे आप टर्की में देखिए, पिछले कुछ सालों पहले वहाँ पर क्या आया था,
अर्थक्वेक आया हुआ था, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ से। यानी कि जो बैड प्लानिंग है ना, उसकी वजह से नुकसान होता है आपका। अगर आप अर्थक्वेक को देखें तो वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर हम बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करें तो अर्थक्वेक मैनेज किया जा सकता है, कम कैजुअलिटीज़ उससे होंगी। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक और सुनामी, इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। यही था, वेव्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। बॉडी वेव अगर देखें तो बॉडी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जो बिल्कुल फोकस है, जहाँ से एनर्जी ऐसे स्प्रेड कर रही है, वो आपकी क्या है, सबसे पहले क्या है, बॉडी वेव्स ही आती हैं, जो अर्थ की बॉडी के अंदर आपके सभी डायरेक्शंस में फैल रही है। ऑल डायरेक्शन यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। बॉडी वेव जब सरफेस पर पहुँचती है, ये कहीं ना कहीं जाकर ऐसे सरफेस पर पहुँची, तो इन्होंने क्या किया, इंटरेक्ट किया सरफेस रॉक। यहाँ पर कुछ अर्थ की रॉक्स वगैरह होंगी बनी हुई, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करके फिर इन्होंने अदर सरफेस वेव्स को ये जनरेट करती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ बॉडी वेव आपकी पी वेव यानी प्राइमरी वेव, ये फास्टेस्ट होती है। हमने देखा था अभी सीस्मोग्राफ पे सबसे पहले पी वेव्स ही आई थी, फर्स्ट टू रीच द सरफेस, ठीक है। सिमिलर टू साउंड वेव्स, ये क्या है, साउंड वेव के सिमिलर है। ये कीवर्ड आ सकता है, साउंड वेव भी बिल्कुल जैसे पी वेव्स बिहेव करती है ना, वैसे ही करती है। तो कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये अगर आपका एमसीक्यू बनना होगा ना यहाँ से, तो ये वाला आएगा कि कौन सी लेयर किस चीज़ से पार कर सकती है, सॉलिड को पार कर सकती है, लिक्विड को, गैसेस को, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को पी वेव आपकी पार कर जाती है, ठीक है। अब आता है असली खेल, जो यहाँ पर होगा एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव के बारे में। सेकेंडरी वेव जो है ना, ये सरफेस पर आफ्टर पी वेव पहुँचती हैं, सीस्मोग्राफ में याद कीजिए, उसको अभी देखा था। और यहाँ पर ये ओनली वर्ड है ना, ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल ये ट्रैवल करती है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एस वेव जो है, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, जो कि बॉडी वेव का ही पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सॉलिड मटेरियल से ही पास करती है। सॉलिड मटेरियल आपका क्या हो सकता है, जो जैसे कुछ भी आपके आसपास है, आप जो मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल भी एक क्या है, सॉलिड ही है, जिसको आप, जिसका एक शेप है बना हुआ, उसको इजीली आप मोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप मोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। और वैसे ही जो लिक्विड है वो क्या होता है, लचीला होता है और फ्लूइड होता है, ठीक है। गैसेस हैं, उनको आप पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल क्या है, उसी से ही ये एस वेव्स पास कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। दिस प्रॉपर्टी हेल्प किया इसने साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो हम कहते हैं ना, आयरन जो कोर में है, अर्थ के कोर में जो आयरन है, अर्थ की ऐसी बहुत सारी लेयर है, बीच में जो कोर में आपका Fe है, यानी कि लोहा, आप एक तरीके से समझिए, तो वो सॉलिड होता है। आप देखिए सॉलिड पार्ट है ये, इनर कोर सॉलिड पार्ट है। और ये सॉलिड पार्ट हमें इसलिए पता लगा यहाँ पर, क्योंकि सरफेस वेव्स जो है ना, ये वाली सरफेस, सॉरी एस वेव्स जो हैं, सरफेस नहीं, एस वेव, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव्स इस कोर को भी पार कर सकती हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी करने पर हमें पता लगा कि यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है, उसमें क्या है, आपके कोर में क्या पड़ा हुआ है, Fe यानी लौह तत्व पड़ा हुआ है, ठीक है। सरफेस वेव्स को देखें, आर जनरेटेड व्हेन बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक, दे मूव अलॉन्ग द अर्थ सरफेस। और ये क्या है, लास्ट टू अपेयर होती हैं सरफेस वेव्स। अब जो दूसरे टाइप की हैं, जो बॉडी वेव्स के सरफेस रॉक के साथ में इंटरेक्शन करने पर बनती है, वैसी वेव्स हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टू अपेयर है, सीस्मोग्राफ पर लास्ट रिकॉर्ड की जाएंगी, और यही क्या होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो बैड प्लानिंग की मैंने बात की है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स, कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो सरफेस वेव से आपको डिस्ट्रक्शन याद रखना है। बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव का बिहेवियर कैसे रहता है, वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल में ये कैसे चेंज होती है। अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस, वेलोसिटी आप जिसको हिंदी में वेग भी कहते हैं,
ये जो है आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, साइंस के एनसीईआरटी में, ठीक है। आई होप कि आपने बेसिक्स किए हो थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट साइंस की या जो जियोग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं उनको पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने आपको बोला था कि आपको 7 से 8 घंटे रोज पढ़ना है ना, इन क्लासेस के साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा जो है वो एनसीईआरटीज़ भी करते जानी है। 7 से 8 में लगभग 2 घंटे तो आप एनसीईआरटीज़ को करिए, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प यहाँ से आपको मिलेगी। ये वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी में बहुत कठिन तरीके से दिया है, आप बस उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाना है, ठीक है। चेंजेस विद डिफरेंट मटेरियल्स, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, इन सब की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पर। और डेंसर मटेरियल अलाउज हायर वेव वेलोसिटीज, जो जितना डेंस होगा ना, वो आप देखिए जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ये आपके क्या बने हुए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के ऐसे सॉलिड में पैक्ड अणु होते हैं एकदम, ठीक है। और ये आपके लिक्विड के थोड़ा सा दूर दूर आप देख लीजिए, और गैस के तो बहुत ही दूर है। तो अगर ऐसा होगा, ये सॉलिड है आपका, ये लिक्विड है, और ये गैसेस है, ये स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं ना, स्टेट ऑफ मैटर। तो जो सॉलिड है उसकी क्या है, डेंसिटी आपकी सबसे ज़्यादा है इनमें से। जितना ये डेंस होगा तो देखिए ये आपस में एनर्जी ट्रांसफ़र उतने जल्दी कर पाएंगे ना, क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास हैं। इसमें जो एनर्जी होगी वो जल्दी से इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये इसको यहाँ से ऐसे। तो सॉलिड जो पार्ट है वो डेंस ज़्यादा है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी उसमें वेव की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो वेलोसिटी आपकी क्या है उतनी ही ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स क्या है, ज़्यादा है। जितनी डेंस आपका जो मटेरियल है वो उतनी ही उसमें वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर देखिए लिक्विड में आपका थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बीच में आपका गैपिंग है, और गैस में बहुत दूर उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है इतना, ठीक है। तो गैस में उतना कम वेलोसिटी होगी वेव की। वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू, या तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से कर सकती है या रिफ्रैक्शन, इसको याद रखिए क्योंकि ये अर्थ लेयर्स को पढ़ने में काफ़ी हेल्प में आपका आएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेव जब बाउंस बैक कर जाती है, और रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, वेव जब बेंड कर जाती है और एक न्यू डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। शेडो जोन अभी आगे आएगा ना, उसको पढ़ने में काफ़ी हेल्प रखेगा। यहाँ पर याद रखना है रिफ्रैक्शन क्या होगा, जैसे आपका कुछ मटेरियल आया यहाँ पर, ये वेव यहाँ से आ रही थी, लेकिन इस मटेरियल से आपका रिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा इधर इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर ली, इसको पास किया, इसको जाना ऐसे था लेकिन यहाँ से आई और थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके ऐसे चली गई, ठीक है। जाना इसको सीधे था ऐसे, लेकिन यहाँ ना जाकर ये थोड़ा सा बेंड करके इधर डायरेक्शन में चली गई, ऐसे उसको क्या कहते हैं, हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे मिरर में होता है, एक आकर टकरा कर यहाँ से वापस चली गई, ये मिरर है, यहाँ से वेव आई टकरा कर वापस चली गई, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, साइंस के बेसिक्स हैं, एनसीईआरटीज़ में आपको मिल जाएंगे। दीज चेंजेस आर स्टडीज यूजिंग सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड। अभी वेव का आपने देखा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो देख रहे हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, फिर लिक्विड में होगी, और फिर आपके गैसेस में होगी, ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, सॉलिड में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। अब अगर जैसे सीस्मिक सोर्स देखें ना, तो यहाँ से आपका अर्थक्वेक हुआ, ये हर जगह ट्रांसफ़र हुआ, तो ऐसे आपके वेव्स चल रही हैं, ये आपके बॉडी वेव्स हैं और ये आपके सरफेस वेव्स हैं। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें से भी एक एमसीक्यू बन सकता है, आप देखेंगे ऐसे प्रश्न आप पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो प्रोपागेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, मतलब वेव्स जो है वो फैलती कैसे हैं आपके। अब
इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे पी वेव वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, ये जो मैंने येलो कलर से रखे हैं ना, वहाँ से एमसीक्यू बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। पी वेव आपकी आई, ये आपका वाइट नॉइस चल रहा था, अचानक से पी अर्थक्वेक आया और पी वेव आ गई। ठीक है, ये ऐसे पी वेव आई, फिर उसके बाद में आपकी एस वेव आई थोड़ा, फिर उसके बाद में आपकी क्या आ रही है, सरफेस वेव्स आ रही हैं। ये अर्थक्वेक आया, ये है आपकी पी वेव्स। ये जो है वाइब्रेट करती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल लाइन आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, जैसे एक लाइन मैंने ये खींची है, एक लाइन मैंने ये खींची है, ये दोनों ना आपस में कभी भी जाकर आगे मीट नहीं करेंगी, इनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी ना, हमेशा इतनी ही रहेगी, समान रहेगी। अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ पर भी 1 किलोमीटर रहेगा, और आगे ये चलकर कभी भी नहीं मिलेंगी। ऐसी वेव्स जो हैं वो पैरेलल वेव्स हम कह सकते हैं। जैसे हम पैरेलल लाइन पढ़ते हैं, सेम वैसे ही समझिए। तो पी वेव जैसे ये वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वेव्स आई, और ये क्या कर रही है, वाइब्रेट भी क्या कर रही है, पैरेलल डायरेक्शन में ही कर रही है, इधर ही को करेंगी वाइब्रेट भी। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझिए। यानी एक दूसरे पर ये क्या है, उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, या सरफेस रॉक्स पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। ठीक है, जबकि जो अदर 3 वेव्स है ना, वो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। यहाँ पर आपको पी से याद रखना है पैरेलल, कीवर्ड क्या है, पी वेव्स के लिए क्या है, पैरेलल कीवर्ड है। पैरेलल क्या, डायरेक्शन ऑफ वेव, वैसे ही ट्रैवल करेंगी। और एस वेव से आपको याद रखना है परपेंडिकुलर। मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, इनको आपको एज इट इज़, अगर आपने पहले परपेंडिकुलर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं नहीं पढ़ा है, तो ये देखिए, जैसे कोई चीज़ ऐसे जा रही है, इस पर हम एक एंगल डाल देते हैं, तो ये क्या है, इस उसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर आपने एक एंगल इस पर डाला है। अब ये है, यहाँ पर आपका लिथोस्फेयर और क्रस्ट में ना भूकंप आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं। सबसे पहले पी और एस वेव जनरेट हुई है, और उन्होंने ऐसे अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ। अब ये पी वेव का जो डायरेक्शन है ना, वो आप देखिए, जैसे जैसे वेव चल रही है वैसे ही आपका वाइब्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन और वेव दोनों का आप देखिए पैरेलली ये एक दूसरे के चल रही है। अब देखिए एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव। अब ये सेकेंडरी वेव जहाँ पर वेव चल रही है जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर, ऐसे उभार जैसा जो आपको दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर ही ट्रेवल कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ये वेव्स के ट्रफ और आपके क्रस्ट दोनों ही क्या कर रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अगेन ये जो है अर्थ बनी हुई है, इसके लिथोस्फेयर में आपका क्या चल रहा है, अर्थक्वेक चल रहा है, और ये बॉडी वेव बनी। फिर उसके बाद सरफेस वेव कहीं ना कहीं बननी स्टार्ट हो रही है, और ये सरफेस वेव देखिए कैसे स्प्रेड कर रही हैं। स्प्रेड मतलब अब सरफेस पर फैलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फैलनी स्टार्ट हुई, और सरफेस वेव में जो लव वेव है वो देखिए कितनी डिस्ट्रक्टिव वेव हो सकती है। ये भी परपेंडिकुलर ही चलती हैं, बाकी सभी पी वेव को छोड़ के सब परपेंडिकुलर चलती हैं। ये रिले वेव्स हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आप देखिए, थोड़ा जो निशान है, ये तीर का निशान वाइट वाला जो बीच में चल रहा है, उसको भी देखिए, कुछ इस तरीके से ये चलती हैं। तो अभी आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, इससे मेरा क्या मतलब है। ठीक है, आपने देखा एस वेव जब ट्रेवल कर रही है तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है वेव के। ठीक है, इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब क्या है, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे करके वो चल रही है एस वेव। ठीक है, और दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ जो मैंने कहा था, ऐसे इस तरीके से जो बन रहा था ना,
आपने देखा था लव वेव में भी बन रहा था, रिले वेव में भी बन रहा था, वैसे ही एस वेव में भी ये इस तरीके से ऊपर नीचे आपकी ज़मीन हो रही थी। पी वेव में आपने देखा था सिंपल इधर को ही वेव जा रही थी और इधर को ही आपका वो वाइब्रेशन भी हो रहा था, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर की वजह से ऐसे ऊपर नीचे आपकी ज़मीन का जो स्टाइल है या जो मटेरियल है वो हो रहा था वेव्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कीवर्ड आपका बन सकता है। देखिए एस वेव के बारे में कैसे फ्लिप कर सकते हैं, वो फ्लिप कर सकते हैं दैट पी वेव्स क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल। तो पी वेव नहीं है, कौन सा है आपको याद रखना है, एस वेव क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, ये वाली चीज़ें जो ऐसे हो रही थी, कभी नीचे जा रही थी वेव कभी ऊपर, ये कौन क्रिएट करता है, एस वेव्स ट्रेवल करते समय क्रिएट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इस तरीके की वेव्स है ना, पी वेव को छोड़कर, ये जो क्रेस्ट और ट्रफ बनाती हैं, ये मोस्ट डैमेजिंग वेव्स कंसिडर की जाती है। और एस वेव तो है सेकेंडरी वेव्स, लेकिन जो सबसे डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है वो कौन सी है, सरफेस वेव्स, जो कि एस वेव तो आपके बॉडी वेव्स में याद रखना है, पी वेव और एस वेव प्राइमरी और सेकेंडरी है जो बॉडी वेव में है, जबकि जो सरफेस वेव है वो मोस्ट डैमेजिंग मानी जाती है। उसमें भी जो लव वेव है आपने देखा था वो कितना मटेरियल को क्या कर रही थी, शेक कर रही थी और ऐसे डिस्ट्रक्ट करते हुए चल रही थी। ठीक है, तो लव वेव सबसे डेंजरस है। सरफेस वेव आएगा तब भी आप मोस्ट डैमेजिंग में उसको टिक कर सकते हैं, और सरफेस वेव में भी लव वेव्स, फिर रिले वेव्स। ठीक है, यह आपका था। यहाँ पर जो कीवर्ड्स है ना जिन पर मैं फोकस करने को कह रही हूँ, उन्हीं पर आपके एमसीक्यूज बनेंगे। इमरजेंस ऑफ शेडो जोन, अब हम देख रहे हैं उसके आगे, जिससे हमें पता लगा कि अर्थ का कोर ऐसा क्यों है और अपर मेंटल है, अपर मेंटल और अर्थ क्रस्ट। वैसे ये पूरे उसमें होगा, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ बस। ठीक है, यहाँ क्रस्ट और अपर मेंटल में ज़्यादातर लिथोस्फेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर में कहीं पर आपका क्या है, अर्थक्वेक आया, ये एनर्जी जो है आपके हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हुई, यहाँ कहीं इपी सेंटर हो जाएगा सरफेस पर। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ लिथोस्फेयर में इसी पोर्शन को मैं यहाँ पर बना देती हूँ, कहाँ पर, ये वाला, जैसे ऊपर का ऊपर का सबसे पहले क्रस्ट होगा, फिर लिथोस्फेयर, ये दोनों अपर मेंटल मिलाकर बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए अर्थक्वेक आया, इसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, तो यहाँ कहीं सरफेस पर इपी सेंटर भी होगा, ये हाइपो सेंटर है बीच वाला, ये इपी सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, तो जब वेव्स बनना स्टार्ट हुई ना, तो हमने देखा, साइंटिस्ट ने देखा मतलब, कि जो आपका पी वेव है, पी वेव की पहले हम बात कर रहे हैं, पी वेव आपकी निकली, सबसे पहले निकली, और ये महसूस हुई आपको इपी सेंटर पर या इसके आसपास वाले इलाके में, ऊपर सरफेस पर पी वेव्स महसूस हुई। इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो आपका पी वेव है वो इधर इधर तक फैली, यहाँ इस तरफ भी महसूस हुई, थोड़ा थोड़ा इस तरफ अर्थ के आसपास महसूस हुई है, क्योंकि ये एनर्जी हर तरफ फैलेगी ना, तो ये वाली जो पी वेव्स यहाँ से निकली, यहाँ भी महसूस हुई और यहाँ तक पूरी तरीके से महसूस हुई, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक महसूस हुई, ये कौन सा एंगल है, लगभग कितना है, 105, और इधर भी 105, ये 105 105 आप ऐसे देखेंगे, ये अर्थ है, ये अर्थ को ना आप दो पार्ट्स में पढ़िए, ऐसे दो, यानी एक दो क्या है आपके पास, सेमी सर्कल बन गए आपके, इधर वाला पार्ट अलग से ले लीजिए, इधर वाला पार्ट अलग। यहाँ से अगर जाएंगे तो 105 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ से अगर पॉइंट पे जाएंगे दूसरे सेमी सर्कल में तो 105 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पी वेव जो है महसूस हुई, लेकिन क्या पाया गया कि अंदर जो कोर है, क्योंकि कोर आपका क्या है, आपने देखा था जो आपका इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। ठीक है, ये इनर कोर है या आउटर कोर, आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में आपका है, चूँकि ये लिक्विड स्टेट में है तो इसने क्या कर दिया, पी वेव को, मैंने पी वेव का आपका एक चीज़ बताई थी, ये सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी और गैसेस में, हर जगह ये ट्रैवल कर सकती है पी वेव को स्टार्टिंग में। तो चूँकि पी वेव हर
स्टेट में ट्रैवल कर सकती है, तो ये लिक्विड में भी ट्रैवल करेगी। लेकिन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर देती है, किसी भी चीज़ को रिफ्रैक्ट कर देती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपने देखा होगा कि जब हम एक ग्लास में पानी डालते हैं तो प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन लिक्विड अगर उसमें भरा हुआ है तो ग्लास से ये रिफ्रैक्ट होकर इनका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कहाँ चेंज होगा इतना आपको नहीं सोचना है, बस इनका एंगल लिक्विड में आते हुए चेंज हो जाता है। वैसे इन वेव्स का एंगल भी क्या हुआ, जैसे ही ये कोर वाला पार्ट आया ना, ये कोर वाला अंदर, तो यहाँ आ रही थी, टकराई लिक्विड स्टेट से और थोड़ा सा इनका एंगल चेंज होके ये इधर ऐसे चले गए। इसको असल में कैसे जाना था, ध्यान से देखिए। पी वेव यहाँ से निकली, इसको जाना था, ये वाली वेव को पर्टिकुलरली देखिए, इस वाली वेव को जाना था ऐसे, ये यहाँ पर, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे ना जाकर, यहाँ से ऐसे ना जाकर यहाँ, क्योंकि कोर आ गया, ये कोर क्या है, लिक्विड स्टेट का है, आउटर कोर की बात कर रहे हैं, तो ये इस एंगल में टर्न होकर इधर ऐसे चले गए। इसको जाना ऐसे था लेकिन चले ऐसे गई, तो क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ ये नहीं गई, यहाँ पर, तो इस हिस्से में आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर ये नहीं पहुँच रही है कोई भी वेव, इस वाले पार्ट में पी वेव शेडो जोन बन जाएगा। यानी कि शेडो जोन मतलब जहाँ पर पी वेव हमें मिली ही नहीं, सीस्मोग्राफ, अगर यहाँ पर कोई सीस्मोग्राफ लगा होगा ना, उसको पी वेव महसूस नहीं होगी अर्थ के इस पार्ट में। ठीक है, तो अर्थक्वेक तो कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए आपका अमेरिका में हुआ, लेकिन पी वेव शेडो जोन में इंडिया था, तो इंडिया में जो है अर्थक्वेक आपको महसूस नहीं हुआ होगा, यानी पी वेव आपके सीस्मोग्राफ में नहीं मिली होंगी। ठीक है, तो ऐसा ही इसी सर्कल में भी होगा, जैसे ये लेयर है, आउटर कोर से टकराते ही ये क्या हुआ, एंगल चेंज हो गया, तो वैसे ही इस जोन में आपका पी वेव नहीं दिखी। ठीक है, और बाकी पी वेव क्योंकि ट्रैवल कर सकती है यहाँ पर, तो ये अलग अलग एंगल से करके अर्थ के इस कोर से, ये वाले छोर से लेकर हर जगह ट्रैवल कर सकती है, हर स्टेट को पार करके, तो यहाँ महसूस ज़रूर हुई होंगी, पी वेव्स रिसीव्ड हियर। तो ध्यान देना है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ना, वो यही है कि 105 डिग्री, यहाँ पर ये है 105 डिग्री, यहाँ तक महसूस हुई होंगी, जबकि 105 से 145 डिग्री के बीच में सेमी सर्कल में, इस सेमी सर्कल में भी और इस सेमी सर्कल में भी 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में आपकी पी वेव नहीं मिली, तो उसको क्या कहा हमने, पी वेव शेडो जोन कह दिया। छाया क्षेत्र कहते हैं ना, छाया मतलब कि वहाँ पर महसूस ही नहीं हुई, आई नहीं, उसकी किरणें नहीं पड़ी वहाँ पर, कुल मिला के ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पी वेव का शेडो जोन बना, वैसे ही आपका एस वेव का भी बनता है। ठीक है, तो जो शेडो जोन है उसके लिए हमने क्या कहा, सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहाँ पर वेव्स नहीं मिलती वो क्या है, शेडो जोन। और ये शेडो जोन आपका पी वेव का भी हो सकता है और एस वेव का भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड दिस फ्रॉम एपीसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ द पी वेव। वो क्या कह रहा है कि इसके बियॉन्ड, अगर हम 145 से इधर ऐसे बढ़े आगे, इधर से भी और इधर से भी, तो इस एरिया में हमने पी वेव देखी। ठीक है, जबकि जो इससे और इसके बीच में नहीं हमको मिली। ठीक है, तो बट नॉट दैट ऑफ एस वेव्स, याद रखना है। अब दूसरा एस वेव का शेडो जोन हम पढ़ लेते हैं, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। एस वेव का शेडो जोन, यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोर जो है आपका, आउटर कोर लिक्विड होता है और इसके अंदर इनर कोर है वो सॉलिड है। हमने देखा था अर्थक्वेक की जो एस वेव है, एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेव, सॉलिड मैटर से ही ट्रैवल कर पाती है, सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट से ट्रैवल कर पाती है। लेकिन ये जो कोर है ना, इसका आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड से तो एस वेव ट्रैवल ही नहीं करती, तो ये यहाँ से टकराएगी, इससे आगे ये जा नहीं पाएगी, है ना। और यहाँ पर जो है टकरा के, ये टकरा के इधर इतने एंगल पे तो मिल रही है, लेकिन इसके आगे ये पार नहीं कर पा रही है इसको, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड स्टेट यहाँ पर कोर में यहाँ भरा हुआ है लिक्विड ये पूरा,
तो इससे तो ये पार ही नहीं कर पाएगी क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स यहाँ पे से निकल रही है, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ इस पूरे इलाके में आपको एस वेव्स महसूस ही नहीं होंगी, सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है 105 से 105, ये वाला, यहाँ पर एस वेव्स नहीं मिलेंगी और इसी को ही हम क्या कहेंगे, एस वेव शेडो जोन कहेंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जो एस वेव का शेडो जोन है वो पी वेव के शेडो जोन से काफ़ी बड़ा है। पी वेव का इतना यहाँ पे था, इतना यहाँ पे, लेकिन एस वेव का पूरा लगभग यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है। स्टेटमेंट कैसे दे देंगे, दैट पी वेव्स शेडो जोन इज मच लार्जर देन दी एस वेव। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मच लार्जर किसका है, एस वेव का शेडो जोन है। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो सीस्मोग्राफ लोकेटेड दिस बियॉन्ड एपिसेंटर, जब आपने देखा ये वाला यहाँ से यहाँ तक पी वेव तो मिली पर यहाँ से यहाँ तक हमें एस वेव्स नहीं मिली हैं, तो वही यहाँ पर लिखा है, बट नॉट दैट ऑफ द एस वेव्स। जोन बिटवीन 105 से 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर वॉज आइडेंटिफाइड शेडो जोन फॉर बोथ टाइप ऑफ द वेव्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक ना बिटवीन की बात कर रहा है, 105 से 145, 105 से 145 ये वाला रीजन, और अगर इसका भी हम यहाँ पर 145 माने तो ये वाला रीजन, ये एस वेव मतलब पी वेव और एस वेव दोनों के लिए शेडो जोन है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ये सिर्फ किसके लिए है, एस वेव के लिए है, पी वेव के लिए शेडो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव, यहाँ पर एस वेव आपको नहीं मिली है। द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द पी वेव। ये एज इट इज़ स्टेटमेंट उठाया जा सकता है। ऑफकोर्स आपको वो पूरा मतलब प्रस्तावना देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन द सीस्मोग्राफ रीडिंग्स ऐसे करके देंगे, द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द पी वेव्स। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शेडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर लेकिन अ लिटिल ऑफ ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये 40% ऑफ द अर्थ सरफेस से ज़्यादा कवर कर रहा है। आप अर्थ सरफेस को देखिए, दो इक्वल पार्ट में काटेंगे तो 50% इधर हो गया और 50% इधर हो गया, लेकिन ये 40% क्योंकि इतना ये कवर कर रहा है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो 40% से थोड़ा सा ज़्यादा कवर ही करेगा। कौन सा, एस वेव का शेडो जोन। ठीक है, दैट्स इट, ये शेडो जोन यही था। अगर इस बार स्टैंडर्ड उन्हें एमसीक्यूज बनाने होंगे तो वो इस तरीके के स्टैंडर्ड कंसेप्ट में भी जा सकते हैं। और ये वाला ना आप मेंस में भी ज़रूर, जब आप अर्थक्वेक को कोट करते हैं, अर्थक्वेक के बारे में कुछ लिखते हैं, तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स लिखिए वहाँ पर कि हमें जो है पी वेव शेडो जोन से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एस वेव शेडो जोन के अलावा जो जहाँ पर एस वेव शेडो जोन नहीं है वहाँ पर हमें पहले से प्रिपेयर्डनेस रखनी होगी क्योंकि एस वेव क्या होती है, पी वेव से ज़्यादा घातक है। ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स अगर आप डालेंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, आप सिर्फ जो जनरल बातें हैं वो नहीं कर रहे हैं, आपको स्टैंडर्डाइज्ड नॉलेज भी है। ठीक है, ऐसे ही जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रश्न लिखते हैं तो उनके उत्तर में आपको ये टर्म्स दे सकते हैं कि वी नीड टू फोकस ऑन ऑफ द स्टडी ऑफ लव वेव्स, रिले वेव्स, रिसर्च और उसमें ना R&D वाले सेक्शन में, ताकि हम अर्थक्वेक को और अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ, बिल्डिंग कोड्स हम उस हिसाब से बना पाएँ जैसे हमें पता है कि लव वेव्स की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक आध पॉइंट ऐसा स्टैंडर्ड डाल दीजिए जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपको बहुत आता है। अब इस चीज़ को ट्राई कीजिए। ये एक क्वेश्चन है 2006 यूपीएससी में पूछा गया है, दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिक्टर स्केल इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, सो as increase in one magnitude unit represent a factor of 10 times of amplitude। अभी आपको ये मैंने रिक्टर स्केल बताया नहीं है, पहले हम रिक्टर स्केल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो हाउ आर अर्थक्वेक मेजर्ड, अर्थक्वेक कैसे हम मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल है आपके पास, कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको, इस तरीके का मतलब ग्राफ टाइप का ये बना हुआ है, इसमें आपकी फ्रिक्वेंसी दी है,
इस यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर बने हुए हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी है या जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे बढ़ रहा है और ये लॉगरिथमिक लेवल पर बढ़ता है, यानी कि एक जो लिया है उसका डबल नहीं होगा यहाँ पर, उसका डबल नहीं है, उसका कुछ टाइम्स यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो इसका डबल नहीं मानेंगे। यहाँ पर दिया भी है एनर्जी रिलीज इंक्रीज 32 टाइम्स, ऐसे इस तरीके से। मैं इसको डिटेल में आपको बता देती हूँ। रिक्टर स्केल किस लिए यूज़ होता है? मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड। रिक्टर स्केल का कीवर्ड क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि एक स्केल और है जिसके साथ आपका एमसीक्यू कंफ्यूज कर सकते हैं, वो है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल इंटेंसिटी नापने के काम आती है ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो एम साथ में नहीं है, मर्केली मैग्नीट्यूड के साथ में नहीं है, इतना याद रख लेना है आपको। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आर के साथ में एम है और एम के साथ में आई है, ठीक है। एम के साथ में आई है, क्योंकि एम साथ में नहीं है तो एम के साथ में क्या आ गया? आई आ गया, और आर के साथ में क्या आ गया? एम आ गया। ऐसे याद रख लीजिए, थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। तो रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड नापते हैं अर्थक्वेक का, और मर्केली स्केल से क्या नापते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मापते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एमसीक्यू कहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं वो बता रही थी। रिक्टर स्केल अब देखते हैं, कीवर्ड मैग्नीट्यूड है। इट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। स्केल वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर इन 1935, ठीक है। ये नहीं भी याद रखेंगे इट्स ओके, आपको बस पर्पस पता होना चाहिए। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल मतलब जैसे आपका 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 ऐसे बढ़ रही है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर 1 इंटेंसिटी वैसे 1 में सिर्फ अभी ले रही हूँ, यूनिट नहीं बता रही हूँ मैं इसकी। 1 मान लीजिए इंटेंसिटी का अर्थक्वेक निकला है, तो इसका जो 2 है ना, ये डबल नहीं होगा, 2 गुना नहीं होगा इसका, ये इसके 2 गुने के से भी बहुत टाइम्स होगा। वो कितना टाइम्स बढ़ता है वो हम देख रहे हैं। जब आपका एक यूनिट इंक्रीज करती है ना स्केल में, ये 1 से 2 हो जा रहा है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, इसका 1 से 2 मैग्नीट्यूड का आ गया, तो वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस 10 टाइम मानते हैं, और एनर्जी रिलीज्ड इंक्रीजेस 32 टाइम्स। यानी कि यहाँ पर जब हमने 1 मैग्नीट्यूड कहा तो कम एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जब हमने 2 मैग्नीट्यूड कहा ना, तो जितनी 1 मैग्नीट्यूड में रिलीज हुई थी एनर्जी, उसकी 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या होगा? उतनी एनर्जी 2 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक में होगी। तो आप सोचिए कि ये लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें वास्टली आपकी एनर्जी बढ़ रही है, लगातार बढ़ती है, ठीक है। ये वाला आपको लाइन याद रखनी है। कौन सी? एनर्जी रिलीज कितनी बढ़ जाएगी? 32 टाइम बढ़ जाएगी अगर हम एक मैग्नीट्यूड से 2 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप महसूस करते हैं तो, ठीक है। और एम्पलीट्यूड उसका कितना बढ़ जाएगा? 10 टाइम। यानी कि सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है और एनर्जी 32 टाइम्स बढ़ जा रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो एक्सप्रेस्ड 0 से 10 नंबर तक हम देखते हैं। अब मर्केली स्केल को देख लेते हैं। ये मर्केली स्केल जो है वो उसमें ऐसे दिया रहता है कि एक ऐसा छोटा सा एम्पलीट्यूड जिसमें इंटेंसिटी है वो फेल्ट भी नहीं हुई, मतलब फील भी नहीं हुई हमें। एक वीक ऐसा अर्थक्वेक आया, फिर आया वीक, और इस तरीके से जाते जाते 12 तक हम जाएंगे ना, तो एक्सट्रीम इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक हमें मिलेगा, ठीक है। डैमेज टोटल वेव्स सीन ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो ये मर्केली स्केल में ऐसे डिवाइडेड है, नॉट फेल्ट से लेकर एक्सट्रीम लेवल की इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी वर्ड्स यहाँ पे याद रखना है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। इट वाज डेवलप्ड बाय गिलेस्पी मर्केली इन 1902, और फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। इसके 12 लेवल्स हैं, मैंने आपको बताया 1 से 12 तक हम देखते हैं इसकी इंटेंसिटी। रेंजेस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल फेल्ट ओनली बाय द इंस्ट्रूमेंट, ऐसी होंगी यहाँ पर। मान लीजिए हमने महसूस नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ वाइट नॉइस टाइप का चल रहा है पीछे। और कैटास्ट्रॉफिक जो होता है, सीवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन वाली इंटेंसिटी महसूस हो सकती है 12 तक जाते जाते, यानी 12 से तो बहुत पहले भी डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। और इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट अ विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 से 12 हम लेते हैं, ठीक है। अगर आपके
कुछ बनेंगे एमसीक्यू तो इनमें से हो जाएगा। ज़्यादातर एमसीक्यू के लिए आपको ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं। रिक्टर स्केल का एक तो मैग्नीट्यूड की वर्ड है और दूसरा ये वाला वेव, एक यूनिट बढ़ने पर वेव एम्पलीट्यूड और एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। ये है आपके पास, ये आपका केरल पीएससी का एक प्रश्न है। इससे पहले हमने एक प्रश्न और करना था, ये वाला था यूपीएससी का। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है, ये बिल्कुल सही है, अभी तक स्टेटमेंट आपका सही है। एंड के बाद देखते हैं चेंज हुआ या नहीं। सो एन इंक्रीज इन 1 मैग्नीट्यूड यूनिट रिप्रेजेंट अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये हमने देखा ना, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये 10 टाइम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देखा था एम्पलीट्यूड, अगर आप एनर्जी कहें तो वो 32 टाइम्स करती है, एम्पलीट्यूड कितना करता है 10 टाइम्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अभी तक हमने जो पढ़ा है। तो एक तो हमारे आंसर में होना चाहिए, तो इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। अब मेरे पास 50-50 चांसेस है मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है। ईट इंटीजर रीडिंग द रिक्टर स्केल हैज़ एन एनर्जी 100 टाइम्स दैट द प्रीवियस इंटीजर रीडिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर एक इंटीजर रीडिंग ऑफ द रिक्टर स्केल, अगर हम पढ़ते हैं 1 से 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, ऐसे ये जा रही है, तो एनर्जी 100 टाइम्स नहीं, हमने देखा था सिर्फ 32 टाइम्स ही बढ़ती है। 100 टाइम्स आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि अगर एक मैग्नीट्यूड से दूसरे मैग्नीट्यूड पर जा रहे हैं हम, 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, तो एनर्जी 1 के मुकाबले 32 टाइम्स बढ़ गई है ओनली, ना कि 100 टाइम्स। तो ये दिया हुआ है 100 टाइम्स नहीं बढ़ी है, तो ये वाला हमारा डेटा गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सही जो है वो आपका क्या है, ओनली 1। तो इस तरीके के प्रश्न स्केल से बन सकते हैं। ये तो यूपीएससी का था। अब केपीएससी का भी देख लेते हैं, केरल पीएससी ने क्या पूछा है। 2019 में पूछा है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मर्केली। देखिए मैंने कहा था ना कीवर्ड्स पूछेंगे, तो अगर इंटेंसिटी नहीं दिया होता यहाँ पर आपको कंफ्यूज कैसे कर देते, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मर्केली। तो मैग्नीट्यूड यानी कि RM साथ में है, ना कि MM साथ में है, ठीक है। तो M के साथ में क्या आ गया था, I आ गया था, यानी इंटेंसिटी आ गई थी। तो इंटेंसिटी बिल्कुल मर्केली स्केल से नापते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। यानी एक हमारे आंसर में होना चाहिए, तो B हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक में है ही नहीं। The magnitude of an earthquake is a measure of energy released. Measure of energy released. अभी तक आपने देखा जो हमने पढ़ा था, लेट्स से आपको इतना नहीं पता है, इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं। क्या हम किसी और से निकाल सकते हैं अपना आंसर। Earthquake magnitudes are based on the direct measurements of the amplitude of seismic waves. अब यहाँ पर देखिए रिक्टर स्केल के बारे में कुछ दिया है, आपको मान लीजिए मर्केली स्केल के बारे में सिर्फ ये पता था, ये दोनों आपको स्टेटमेंट नहीं पता है। अभी इसको देखते हैं। In the Richter scale, each whole number demonstrate a 100-fold increase. वही चीज़ देखिए यूपीएससी ने जो पूछा था केरल पीएससी में आ गया है। अब किसी भी स्टेट पीएससी में ये एग्ज़ाम ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ईच होल नंबर डिमॉन्स्ट्रेट 100-fold एनर्जी, तो ये गलत हो जाएगा। 100-fold नहीं, हमने देखा था 32 टाइम्स, 32 फोल्ड कह सकते हैं हम इसे, उतना बढ़ रहा है बस। तो फोर्थ हमारा गलत है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल जो है ना, जो आपके ये दोनों स्टेटमेंट हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। और अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सीस्मिक वेव्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है ये, इन दोनों में कीवर्ड्स अब अगले पेपर के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक क्या है, मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है। एनर्जी और मैग्नीट्यूड आपस में रिलेटेड है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द सीस्मिक वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द सीस्मिक वेव मतलब ये कितना ज़्यादा ये बढ़ रही है। एम्पलीट्यूड एक तरीके से आप ये समझिए, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इस तरीके से, ठीक है। तो 32 टाइम्स थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, 31.6 टाइम्स वैसे एग्जैक्टली वो होता है, ना कि 100 टाइम्स।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। आपका टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में मोस्ट कॉमन वंस जो हैं वो कौन सा है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, उसमें आप टेक्टोनिक अर्थक्वेक हेडिंग डालिए, फिर लिखिए मोस्ट कॉमन कीवर्ड। ये मोस्ट कॉमन कीवर्ड आ जाएगा। और ये किस लिए होते हैं? स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रॉक जो है ना स्लाइड कर जाती है, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी आते हैं, वॉल्केनोज की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक आ जाते हैं। दूसरा हेडिंग डालिए वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक हेडिंग डालकर आप ये कीजिए कि एक स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। वैसे ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक ही डिपेंड इस पर करेगा, लेकिन वॉल्केनिक अर्थक्वेक अलग से हेडिंग डालिए। उसमें ही जैसे ही ये जो फॉल्ट प्लेन्स है ना, उनकी वजह से अगर वोल्केनिज्म देखा जाएगा, इसी के लिए स्पेशल बोला इसे, तब क्या होगा आपका? वॉल्केनिक अर्थक्वेक उसे पर्टिकुलरली कहेंगे हम, ठीक है। इसमें है दीज आर कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज। जहाँ पे वॉल्केनोज फटते हैं वहीं तक ये वाला अर्थक्वेक सीमित रहेगा। उसके बाहर अगर ये ऐसा ही कुछ प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से देखा जाता है तो उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहेंगे, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ द इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज़ तो कौन सा होता है? कोलैप्स अर्थक्वेक्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोलैप्स अर्थक्वेक्स डालिए और माइनिंग एक्टिविटी कीवर्ड वहाँ पर लिखिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए माइनिंग्स में आपके बहुत सारे ब्लास्ट भी होते हैं, ठीक है। ब्लास्ट क्यों करवाए जाते हैं? ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए माइन करने के लिए। और दूसरा है फोर्थ नंबर का है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जहाँ पर आपका केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस से एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। और फिर है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें, एक रिजर्वॉयर है यानी डैम जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर आपकी एक रिवर बह रही है, ठीक है, और इसके इधर क्या है? 2 पर्वत हैं, या मान लीजिए इसमें से आपकी रिवर बह रही है। तो आपने क्या किया? यहाँ पर क्या कर दिया? डैम बना दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो रॉक्स है ना, ये रॉक्स का जो कंपोजिशन है, पहले सिर्फ उस रिवर का जो प्रेशर था वो झेल रहे थे, उस रिवर के लिए बने हुए थे वो रॉक्स, अपने पहाड़ के कंपोजिशन के हिसाब से जो है बने हुए थे। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया? एक अननेचुरल चीज़ कर दी उनके साथ में, जो उनके प्रेशर के हिसाब से उनको ज़्यादा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक डैम बना दिया और यहाँ पर जो है आपका पानी इकट्ठा हो रहा है। तो जो यहाँ पर जो रॉक्स हैं, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया पहाड़ के बीचों बीच में यहाँ पे, और यहाँ पर जो रॉक्स हैं इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो इसका खुद का कुछ प्रेशर ये इस रॉक पे लगाएंगे। इस रॉक पे लगाएंगे तो जो यहाँ पे वीक रॉक्स होंगी ना, वो क्या कर जाएंगी? कोलैप्स कर जाएंगी। अगर वो कोलैप्स करेंगी तो इतने आराम से तो नहीं करेंगी, एक के नीचे एक धंसेंगी, या फिर कोलैप्स करेंगी तो बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी, और वही आपका क्या करेगा? इस रीजन में अर्थक्वेक कॉज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए भी आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, उसमें एक डैम सेफ्टी करके बहुत ज़रूरी आता है। अर्थक्वेक का जो पॉइंट है वो यहाँ पे से आपका आएगा। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जो ये है, मेन इंटेंडेड टू योर मेंस पेपर, ठीक है, मेंस पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इन सब टाइप के अर्थक्वेक को आपको मैनेज वहाँ पर करने को कहा जाएगा। टेक्टोनिक अर्थक्वेक लेट्स से आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप मैनेज कौन सा कर सकते हैं? जो आपके हाथ में है, माइनिंग वाला कर सकते हैं ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। इनके लिए अच्छे गाइडलाइंस और इनको कंट्रोल्ड और रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंडर करवाएंगे, ठीक है। और जो केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है इनको कंट्रोल कर सकते हैं आप, और रिजर्वॉयर्स इंड्यूस्ड जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको। तो आपके पास फिर सिर्फ क्या होगा? 2 चीज़ों की वजह से अर्थक्वेक मैनेज करना है। वॉल्केनिक वैसे भी आपको मैनेज नहीं करना होता, क्योंकि वो ज़्यादातर वॉल्केनिक एरियाज़ में होता है जहाँ ऑलरेडी लोग कम रहते हैं। फिर सिर्फ बचेगा आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वो ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप वेव्स की प्रॉपर्टी स्टडी कर लें, लव वेव्स से कैसे बचा जाए उसको स्टडी कर लें, तो आप कहीं ना कहीं बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेंस का जो पॉइंट रहेगा ना, वो यही रहेगा आपका। और डिटेल में हम इसे करेंगे जब हम मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे। ये आपकी प्लेट्स हैं कुछ, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मैं बता रही थी। तो यहाँ से ये अलग अलग प्लेट्स हैं। एक प्लेट आपकी ये है,
ये पूरी प्लेट है जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, कनाडा, ठीक है, कनाडा, यूएसए सब आते हैं। तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपको ये दिख रही होगी। तो ये प्लेट्स हैं, अलग अलग प्लेटें हैं ये प्लेट जहाँ पर है ना, वहाँ पर आपका क्या है, फॉल्ट लाइन आपकी है। और यहाँ पर अर्थक्वेक, जहाँ पर ये फॉल्ट लाइन बनी हुई है, ये सभी प्लेट्स की बाउंड्री है, यहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। अर्थक्वेक के लिए अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे में कोई धंस रही होगी नीचे और कोई ऊपर आ रही होगी, कहीं पे माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। इसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में और अच्छे से पढ़ेंगे और उसी में ही हमको मेंटल प्लूम भी पढ़ना है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है मेंस के लिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक अगर हम देखें तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी दोनों में इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल हज़ार्ड हम लेते हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स की वजह से अर्थक्वेक हो रहा है तो वो हम लेंगे मैन मेड कॉज ऑफ डिज़ास्टर में, ठीक है। इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या रहेंगे, ग्राउंड शेकिंग, लैंड और मड स्लाइड्स भी इसकी वजह से आती हैं। जब आपका पूरा पहाड़ ही कोलैप्स कर रहा है तो क्या होगा, ये लैंड स्लाइड वगैरह तो होंगी। सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है लॉन्ग टर्म में, एवलांचेस आ जाते हैं एकदम से, फ्लड और डैम एंड लेवी फेलियर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत भयानक बाढ़ आ जाती है। सुनामी वगैरह आ सकते हैं अगर ये अर्थक्वेक आपका क्या है, जो सुनामी है ना उसका मेजर कॉज अर्थक्वेक है। कहाँ पर वो अर्थक्वेक हो सकता है, आपके कॉन्टिनेंट, अगर कोस्टल रीजन के कहीं पास में उसका हाइपोसेंटर एंड एपी सेंटर है तो आपका सुनामी वहाँ पर भी आ सकता है ओशन में। अगर ओशन में कहीं पर आपका हाइपोसेंटर एंड एपी सेंटर है तो वहाँ तो सुनामी डेफिनेटली आ ही जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वॉल्केनिज्म के बारे में या वॉल्केनोज के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपका जितना हो गया है उसके प्रश्न हमने देख लिए, अलग अलग स्टेट पीएससीज के भी देख लिए हैं, यूपीएससी के भी देख लिए। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और बाकी हम कंटिन्यू इसे रखेंगे।